हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 10 के लिए वीडियो नंबर 12 लेकर के आए हैं। और इस वीडियो के अंदर एक तो अपन पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, इसके बारे में। और दूसरा अपन पढ़ेंगे कि कोई विशुद्ध प्रतिरोध है तो उसके तापीय प्रभाव से जो उत्पन्न ऊष्मा होगी उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब ये बात समझ में आएगी तो ये लाइन आपको समझ में आ जाएगी कि क्या करने वाले अपन। तो पहले अपन लेते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। तो क्या होता है ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। तो देखो, इसको समझने के लिए एक छोटी सी बात अपन समझते हैं। हमारे पास में यहां पर एक चालक तार है, ठीक है। और इस चालक तार को हम एक सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। ये सेल का धन टर्मिनल और ये सेल का ऋण टर्मिनल। ये चालक तार है आपका। इस चालक तार का निर्माण छोटे छोटे परमाणुओं से हुआ है। तो इसके अंदर मैं कुछ परमाणु दिखा देता हूं, छोटे छोटे। तो इस तरीके से इसके अंदर मान लीजिए परमाणु विद्यमान हैं, ठीक है ना। हमें यह भी पता है कि ये जो परमाणु हैं इससे सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर नाभिक का बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल होता है। और इसी दुर्बल आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस चालक तार के अंदर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। और इसी कारण से इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये पहले भी अपन बात पढ़ चुके हैं कि कोई परमाणु है, उसकी सबसे बाहर की कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम लगता है। तो उस दुर्बल आकर्षण बल के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर के, ये इस चालक तार में स्वतंत्र गति कर सकते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है कि जब हम इस चालक तार को सेल से जोड़ते हैं तो इन सब इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋणावेश होता है। तो ये ऋणावेशित होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सेल के धन टर्मिनल की तरफ गति करने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सब किस दिशा में भागने की कोशिश करेंगे, सेल के धन टर्मिनल की ओर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे अभी, क्योंकि इधर सेल का कौन सा टर्मिनल है, धन टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। भाई किसी भी पदार्थ के अंदर जब गति उत्पन्न हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर गतिज ऊर्जा आ गई है। किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में उसकी गति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं, गति करने लग गए हैं, तो इनके अंदर कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ध्यान से सुना मेरी बात। ये आपका जो सेल है इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। और इसकी जो रासायनिक ऊर्जा है, इस रासायनिक ऊर्जा के कारण क्या हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस दिशा में गति कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा आ गई है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है ना यहाँ पर, यही वास्तव में विद्युत ऊर्जा है। यही वास्तव में क्या है, विद्युत ऊर्जा है। इलेक्ट्रॉनों के अंदर यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है यही वास्तव में कौन सी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अब ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे भाग रहे हैं बहुत तेज गति से, तो कई बार इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से जाकर के टकरा जाता है। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है उसमें कमी आ जाती है। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे या एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से जाकर के टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है
वो ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा में बदल जाती है। और ऐसे इसी कारण से यहाँ पर ये जो चालक तार है ये गर्म हो जाता है। ये चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि जब सेल से अपन किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक तार के जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे, मतलब उनके पास में गतिज ऊर्जा, और वो गतिज ऊर्जा ही वहाँ की विद्युत ऊर्जा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकरा जाते हैं तो टकराने के कारण क्या होगा, उनकी जो गतिज ऊर्जा है कुछ मात्रा में कम हो जाएगी, और जो गतिज ऊर्जा कम हो रही है वो किस में बदल जाएगी, ऊष्मा में बदल जाएगी, जिससे चालक तार हमारा कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो सीधी भाषा में अपन ऐसे बोलेंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता। बस इसी प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इसलिए ऊष्मीय प्रभाव बोलेंगे, है ना। चालक तार का तापमान बढ़ जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण, इसलिए इसको तापीय प्रभाव भी बोला जाता है। तो भाई विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हम किससे बोलेंगे, तो इसके लिए हमारे पास में क्या परिभाषा होगी, देखो हम क्या बोलेंगे, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है। या ऐसे नहीं बोले तो ऐसे भी बोल सकते हैं, चालक तार का तापमान बढ़ जाता है। इस घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। देखो भाई, हमने ये पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाते हैं ना, तो टकराने के कारण इनकी जो गतिज ऊर्जा है या इनके पास में जो विद्युत ऊर्जा थी वो ही किस में बदल जाती है, ऊष्मा में बदल जाती है। ठीक है, तो हमने परिभाषा दी कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है या चालक तार का तापमान बढ़ जाता है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकरा रहे हैं तो इस टकराव के कारण इसके अंदर से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसमें रुकावट पैदा होती है। क्या होती है, रुकावट पैदा होती है। और किसी भी चालक तार में विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसमें जो रुकावट पैदा होती है वही रुकावट तो उस चालक तार का क्या कहलाता, प्रतिरोध कहलाता। क्या कहलाता, प्रतिरोध। तो यहां पर एक विशुद्ध प्रतिरोध शब्द अपन काम में लेते हैं। विशुद्ध प्रतिरोध शब्द का मतलब होता है कि इस चालक तार में अपन जितनी जितनी विद्युत ऊर्जा देंगे वो पूरी की पूरी ही विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाए। यानी कि आप इसमें जितनी भी विद्युत धारा भेजने की कोशिश करोगे इलेक्ट्रॉन सब आपस में टकरा करके उस पूरी ही विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देवे, ऊष्मा ऊर्जा में बदल देवे। तो कभी भी विशुद्ध प्रतिरोध शब्द आपको दिखे तो इसका मतलब ये समझना आप
कि उसमें से जितनी भी विद्युत धारा अपन प्रवाहित करेंगे वो सारी की सारी विद्युत धाराएं कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, तो कई बार विशुद्ध प्रतिरोध के लिए भी ये जो तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव है इसकी परिभाषा आती है। तो विशुद्ध प्रतिरोध का मतलब यह है कि जितनी भी विद्युत धारा अपन इसमें प्रवाहित करेंगे वो सारी की सारी ही किस में बदल जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदल जाएगी। तो देखो यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव की एक और परिभाषा अपन दे सकते हैं। तो देखो क्या परिभाषा है वो मैं यहाँ से लिखता हुआ चल रहा हूँ। जब किसी विशुद्ध प्रतिरोध को सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा या संपूर्ण आप गतिज ऊर्जा भी बोल सकते हो ना, ऊष्मा में बदल जाती है। इससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो भाई ये विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव के दो परिभाषाएं हैं, जो आपको अच्छे लगे वो आप याद कर लेना, दोनों में से कोई भी एक। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार गर्म हो जाता है या चालक तार का तापमान बढ़ जाता है। ये घटना भी विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। अथवा ऐसे नहीं बोले तो जब किसी विद्युत प्रतिरोध को विशुद्ध प्रतिरोध क्या होगा, जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, जिसमें जितनी विद्युत धारा अपन प्रवाहित करें सारी की सारी ऊष्मा में बदल जाए। तो जब किसी विशुद्ध प्रतिरोध को सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा या ऊर्जा ही ऊष्मा में बदल जाती है। इसे अपन विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा की जगह ऊर्जा ही याद कर लेना केवल, क्योंकि ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के लिए भी कहा जा सकता है और विद्युत ऊर्जा के लिए भी कहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा एक ही होती है। तो जो भी ऊर्जा है वो चाहे ये गतिज ऊर्जा बोल दो या विद्युत ऊर्जा बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक परिभाषा आप नोट कर ले, दोनों कर लो चाहे तो, लेकिन कोई सी भी एक जो आपको अच्छी लगे वो याद कर लो। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो पहले। ठीक है, किया नोट। अब देखो हमारे दैनिक जीवन में कुछ विद्युत की युक्तियां हैं ऐसी जो कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो ऐसी युक्तियां कौन कौन सी है देखो। तो कई बार एक छोटा प्रश्न आ जाता है, वैसे तो अपने 10th में कम आते हैं ऐसे प्रश्न, छोटी कक्षाओं के लिए ये प्रश्न, लेकिन फिर भी अपने सिलेबस में है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखवा देता हूँ आपको। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्तियां। तो ये युक्तियां कौन कौन सी है? तो जैसे एक तो है विद्युत हीटर,
विद्युत हीटर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। इसमें विद्युत अपन देते हैं हीटर में और वो उसको उष्मा में बदल देता है। विद्युत इस्त्री, प्रेस बोलते हैं जिसे अपन, प्रेस कपड़ों पर प्रेस करते हैं उससे, है ना। निमज्जन छड़, पानी गर्म करने की जो छड़ आती है वो, है ना, निमज्जन छड़। और एक और लिख लो, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ चित्र की जगह, चौथी जो युक्ति आपकी वो लिख लो आप, गीजर। गीजर ये भी पानी गर्म करने के काम आता है, ठीक है ना। इसके अलावा और कई सारी युक्तियाँ, जैसे विद्युत केतली जिसके अंदर चाय या दूध अपन गर्म कर लेते हैं। टोस्टर है जिससे वो अपन बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं उससे, जैसे कि अपने टोस्ट ब्रेड इस तरीके के सामान बनाए जाते हैं टोस्टर के अंदर गर्म करके। तो इस तरीके के जो उपकरण है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है सारे। तो ये ध्यान रखना कि जो यंत्र है ऐसा जिसके अंदर पर विद्युत दे और वो गर्म हो, तो वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित क्या है, युक्ति है। तो ये 4 युक्ति आप नोट कर लीजिए, याद कर लेना इनको। कर रहे हो ना नोट? ठीक है भैया। अब देखो हम ये चीज ज्ञात करेंगे कि कोई विशुद्ध प्रतिरोध है तो उसमें तापीय प्रभाव के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, सूत्र स्थापना करेंगे उसके लिए अपन। तो देखो हमारा टॉपिक अगला विशुद्ध प्रतिरोध। विशुद्ध प्रतिरोध का मतलब आप समझ गए, इसमें जितनी विद्युत ऊर्जा अपन देंगे वो सारी की सारी ही किस में बदल जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। में तापीय प्रभाव के कारण उत्पन्न ऊष्मा की गणना। तो वो विशुद्ध प्रतिरोध है और उसके अंदर विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसकी हम गणना करेंगे। तो देखो भाई, मान लेते हैं हमारे पास में एक विशुद्ध प्रतिरोध तार है, ठीक है। विशुद्ध प्रतिरोध तार का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध अपन मान लेते हैं कि प्रतिरोध है R। एक बैटरी के द्वारा अपन उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो मान लेते हैं अपन कि जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो है I, और जब विद्युत धारा अपन प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो है सब V। ऐसा अपन मान लेते हैं। माना हमने कि एक विशुद्ध प्रतिरोध है हमारे पास में, उस विशुद्ध प्रतिरोध का जो प्रतिरोध है वो तो R है, उसके अंदर प्रवाहित विद्युत धारा है I और उसका विभवांतर कितना है, V है। अब देखो जब भी हमें ऊष्मा ज्ञात करनी है, ऊष्मा को अंग्रेजी में हीट बोला जाता है और इसको H से अपन दिखाते हैं। तो ऊष्मा का मान हमें ज्ञात करना है तो हमें कैसे ज्ञात होगा, तो या तो हमें ये पता हो
कि उस विद्युत परिपथ में कितना कार्य किया गया है, या हमें ये पता हो कि उस विद्युत परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, विद्युत ऊर्जा या कोई सी भी प्रकार की ऊर्जा, किया गया कार्य W और उत्पन्न ऊष्मा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऊर्जा हो या किया गया कार्य हो या ऊष्मा हो, ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कार्य करने की क्षमता को अपन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता, ऊर्जा बोला जाता। जितना कार्य होगा उस पदार्थ में उतनी ही ज्यादा क्या होगी, ऊर्जा होगी। और ये ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है, इसको ऊष्मा ऊर्जा अपन बोलते हैं। तो ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इन तीनों का जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, SI मात्रक होता है तीनों का ही, वो होता है जूल। क्या होता है? जूल। तीनों का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक भी समान होता है, क्या होता है? जूल। तो देखो उत्पन्न ऊष्मा यदि अपन ज्ञात करना चाहते हैं तो या तो हमें किया गया कार्य मालूम होना चाहिए, या फिर हमें क्या मालूम होना चाहिए, उस विशुद्ध प्रतिरोध को दी गई जो ऊर्जा है उसका मान हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अपन यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो मैं आपको ज्ञात करके बताता हूँ कि कैसे अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो भाई, सीधा सीधा कोई यंत्र हमारे पास में नहीं होता कि उसकी सहायता से अपन किसी विद्युत परिपथ में जो कार्य हो रहा है उसको ज्ञात कर सके। तो कैसे करेंगे देखो, तो हम यहां पर सबसे पहले काम में लेंगे विभवांतर की परिभाषा। विभवांतर की परिभाषा से, तो विभवांतर की परिभाषा में कहती है कि V बराबर होता है किया गया कार्य बटा ले जाया गया आवेश। विभवांतर की परिभाषा से हमने ये बात पढ़ रखी है कि विभवांतर किसके बराबर होता है, किया गया कार्य बटा ले जाया गया आवेश। ठीक है, तो इसमें W है तो W में निकाल सकता हूं, बोलो W बराबर क्या होगा, VQ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखो भाई, विभवांतर तो आप वोल्ट मीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन क्यों, प्रवाहित आवेश है ये, तो प्रवाहित आवेश को कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास में ऐसा यंत्र तो है ही नहीं कि उसको अपन किसी विद्युत परिपथ में लगा दे और वो सीधा में बता दे भाई इतना आवेश यहाँ पर क्या हो गया, प्रवाहित हो गया। तो इस आवेश की जगह कुछ और आना चाहिए जो अपन विद्युत परिपथ से क्या कर सके, ज्ञात कर सके। तो इसके लिए मैं काम में लेता हूं अब विद्युत धारा की परिभाषा से। तो विद्युत धारा की परिभाषा में कहती है कि I बराबर होता है प्रवाहित आवेश बटा लगा समय। प्रवाहित आवेश बटा लगा समय। तो यहां से यदि मैं Q का मान निकालूं तो Q बराबर हो जाएगा IT। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। तो देखो अब मैं एक काम करता हूं, समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो Q बराबर होता IT, तो यहां पर Q की जगह में IT रखूंगा तो W बराबर हो जाएगा VIT। ठीक है, तो W बराबर क्या आ गया, VIT आ गया, है ना। तो भाई सुनो अब ध्यान से देखो, हमने क्या कहा कि जो किया गया कार्य होता है किसी विद्युत परिपथ में या किसी विशुद्ध प्रतिरोध को दी गई ऊर्जा है वो ही क्या होती है, ऊष्मा में बदलती है। तो या तो हमें कार्य ज्ञात हो या फिर दी गई ऊर्जा ज्ञात हो, वही ऊष्मा के बराबर है।
तो हमने ये ऐसा माना था भाई एक विशुद्ध प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध R है और प्रवाहित विद्युत धारा I है और उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, V है। तो हम कार्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विभवांतर की परिभाषा लगाए। क्यों लगा रहे हैं ऐसा? क्योंकि कार्य को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में कोई यंत्र नहीं है, तो कोई दूसरी चीज़ों को ज्ञात करके उससे कार्य अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले अपन ने विभवांतर की परिभाषा उठाई। तो विभवांतर की परिभाषा से V बराबर होता है W बटा Q, यानी कि विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा ले जाया गया आवेश। तो यहाँ से हमने कार्य निकाल लिया, कार्य बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणा प्रवाहित आवेश। लेकिन समस्या क्या है कि प्रवाहित आवेश को भी अपन ज्ञात नहीं कर सकते विद्युत परिपथ में। हमारे पास में ऐसा यंत्र नहीं है कि वो यंत्र लगा करके अपन किसी परिपथ का में कितना आवेश प्रवाहित हुआ ये ज्ञात कर सके। तो इस Q की जगह कुछ और आना चाहिए। तो इसके लिए अपन ने विद्युत धारा की परिभाषा लगाई। तो I बराबर होता है Q बटा T, यानी कि विद्युत धारा बराबर प्रवाहित आवेश बटा लगा समय। तो यहाँ से मैंने Q का मान निकाला, Q बराबर हो गया IT। तो देखो यहाँ पर IT है Q की बराबर, तो ये Q की जगह मैंने IT रख दिया यहाँ पर। तो W बराबर V और Q की जगह क्या रख दिया, IT। तो W बराबर VIT। अब देखो V को आप किससे ज्ञात कर सकते हो, वोल्टमीटर की सहायता से। I को आप किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो, एमीटर की सहायता से। और T भाई आप कुंजी लगाओगे ना तो उस समय का टाइम देख लो क्या हो रखा है, और जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कर चुके हो तो कुंजी वापस हटाओगे उस समय का टाइम देख लो। तो आपको समय तो बता ही सकते हो कि कितने समय तक हम विद्युत धारा उसके अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि कुंजी की सहायता से अपन, स्विच की सहायता से अपन नियंत्रित कर सकते हैं भाई मुझे कितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, 1 घंटे तक करनी है, 2 घंटे तक करनी है, 3 घंटे तक करनी है। तो टी भी अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो भाई मैं आपको ये कह रहा हूं कि किया गया कार्य ही किसके बराबर होगा, उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होगा। किया गया कार्य ही किसके बराबर होगा, जो विशुद्ध प्रतिरोध है उसको दी गई विद्युत ऊर्जा के बराबर होगा। तो मैं एक लाइन यहां पर लिख दूं कि चूंकि विशुद्ध प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य ही उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, बराबर होता है। तो अतः मैं यहां लिख सकता हूं भाई अब कि W बराबर होता है H और बराबर ये किसके हैं, VIT के, VIT। ठीक है ना भाई। तो यानी कि आपकी उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारे पास में VIT। क्या सूत्र है, VIT, क्योंकि W और मतलब कार्य और ऊष्मा एक दूसरे की क्या है, बराबर है। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी कि विशुद्ध प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य ही उत्पन्न ऊष्मा के क्या होता, बराबर होता है। तो W बराबर किसके हो गया, H हो गया, जो बराबर हो गया VIT के। तो बॉक्स में मैंने बंद कर दिया इसको, तो मतलब आपको क्या करना, याद करना। तो ये तो हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब ऊष्मा ज्ञात करने के लिए और भी सूत्र ऐसे बना सकते हैं। एक तो सूत्र ये आ गया कि H बराबर होता है VIT। देखो भाई ओम के नियम से ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, IR। समीकरण 5 हो गया। समीकरण 5 से V का मान उठाएं और समीकरण 4 में रख दें। तो
समीकरण 5 से v का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो v बराबर क्या होता है आई आर, तो v की जगह आई आर रखें तो h बराबर हो जाएगा, v की जगह आई आर रखना है तो आई आर गुणा आई टी। तो भाई देखो आपके पास में h बराबर आ जाता है आई स्क्वायर आर टी। आई को आई से गुणा करा है आई स्क्वायर, ये आर है, आ गया टी आ गया। तो एक सूत्र आपको ये भी याद रखना है ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कि H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 6। एक सूत्र और बनेगा भी, तो वीडियो पॉज करके ये पोर्शन नोट करो। ठीक है, किया। एक सूत्र और बता रहा हूं, ध्यान से समझना, यहां से हटा रहा हूं मैं इन बातों को। देखो, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर होता है आई आर। ठीक है ना भाई, V बराबर क्या होता है आई आर। इसमें कहीं V है क्या, नहीं है, तो इसमें मैं I का मान निकाल लेता हूँ। I बराबर होगा V बटा आर। भाई I का मान निकाला तो R इधर आ गया बटा में, तो I बराबर V बटा आर। इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण 7। अब एक काम करते हैं, समीकरण 7 से I का मान उठाते हैं और समीकरण 6 में रख देते हैं। तो समीकरण 7 से I का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो रख सकते हो। तो रखने पर क्या मिलेगा बोलो, तो मिल जाएगा आपको I की जगह V बटा आर रखना है, तो H बराबर I की जगह V बटा आर का स्क्वायर करना, तो V बटा आर का स्क्वायर है ना गुणा आर टी। थोड़ा सा खोल लेते हैं समीकरण को, तो देखो V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो गया, गुणा आर टी। तो आप समझ गए होंगे अब कि यहाँ पर क्या होगा, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा। तो एक सूत्र और आ गया हमारे पास में, H बराबर होता है V स्क्वायर बटा आर गुणा टी। V स्क्वायर बटा आर गुणा टी। तो एक सूत्र आपको ये भी याद रखना है। तो ऊष्मा ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 3 सूत्र है। कितने सूत्र है, 3 सूत्र है। H बराबर वी आई टी, H बराबर आई स्क्वायर आर टी और H बराबर V स्क्वायर बटा आर गुणा टी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं इन सूत्रों को निकालने के लिए। तो मैं इधर से हटाता हूं इनको। आपके पास में देखो 3 सूत्र है। W बराबर या H बराबर होता है वी आई टी।
W बराबर या H बराबर होता है I स्क्वायर आर टी। W बराबर या H बराबर होता है V स्क्वायर बटा R गुणा T। ठीक है, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सूत्र और भी तरीकों से बन सकते थे, वो तो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है, और आपको बहुत कुछ पुराना भी इसमें याद आ जाएगा। अभी देखो, सुनो मेरी बात। मैंने आपको ये कहा था कि विद्युत शक्ति P बराबर होता है W बटा T। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड किया गया कार्य उस विद्युत परिपथ की क्या होता है? शक्ति होता है। तो P बराबर होता है W बटा T, विद्युत शक्ति बराबर किया गया कार्य बटा लगा समय। तो यहां से मैं यदि W निकालूं तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई? बोलो, P को T से गुणा कर दें तो P गुणा T, यानी कि किया गया कार्य बराबर किसके है? शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर है। ठीक है ना। अब देखो, ये जो P है इसको ज्ञात करने के लिए 3 सूत्र आप पढ़ चुके हो। P बराबर होता है VI, P बराबर होता है I स्क्वायर R, और P बराबर होता है V स्क्वायर बटे R। बोलो, होता है कि नहीं होता? तो यदि मैं ये P की जगह अलग अलग तीनों मान रखूं तो आपके पास में W बराबर क्या आएगा? देखो भाई, देखो, P की जगह में VI रखूं तो आपके पास में सूत्र आ जाएगा VIT। बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? भाई इस P की जगह VI रखा जाए तो आपके पास में सूत्र आ जाएगा VIT। इस P की जगह I स्क्वायर R रखें तो सूत्र ये बन जाएगा I स्क्वायर RT, और इस P की जगह यदि अपन ये मान रख दें तो आपके पास में आ जाएगा V स्क्वायर बटा R गुणा T। मेरा कहने का मतलब ये है अब कि ऊष्मा किसके बराबर होगी? शक्ति और समय के गुणनफल के बराबर होगी। और आपको पता हो तो मैंने एक बात ये भी कही थी पहले कि किसी भी विद्युत परिपथ में खर्च ऊर्जा का मान कब निकलेगा? जब हम शक्ति को समय से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो भाई यही मान किए गए कार्य के बराबर भी है, यही मान उत्पन्न ऊष्मा के बराबर भी है, और यही मान विद्युत ऊर्जा के बराबर भी है जो अपन उस विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर रहे हैं उसके बराबर भी है। तो आप ये याद रखें कि विद्युत ऊर्जा E बराबर किया गया कार्य W बराबर उत्पन्न ऊष्मा H, सूत्र VIT। ऐसे यहां पर देख लो, विद्युत ऊर्जा E बराबर किया गया कार्य बराबर उत्पन्न ऊष्मा बराबर I स्क्वायर RT, और विद्युत ऊर्जा E बराबर किया गया कार्य बराबर उत्पन्न ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटा R गुणा T। तो आप कंफ्यूज कभी भी मत होना, चाहे विद्युत ऊर्जा निकलवाए, चाहे किया गया कार्य निकलवाए, चाहे उत्पन्न ऊष्मा का मान निकलवाए, आपको क्या करना है? शक्ति को समय से गुणा करना है। और शक्ति को ज्ञात करने के लिए 3 सूत्र है, VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बटा R। तो सभी मान उसमें हैं। अब देखो आगे एक बात और, ऊर्जा, कार्य तथा ऊष्मा तीनों का SI मात्रक जूल होता है, जूल होता है। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर आप विद्युत खर्च की गणना कर चुके हो, तो वहां पर अपन विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में निकालते थे या यूनिट में निकालते थे, क्योंकि वो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। वहां पर विद्युत ऊर्जा अपन ने ऐसा ही मात्रक में ज्ञात नहीं करी है, जूल में ज्ञात नहीं करी है, वहां पर किलोवाट घंटा में निकाली है, या फिर किस में निकाली है? यूनिट में निकाली है, क्योंकि वहां पर विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है जिससे अपन लेन देन करते हैं, इस वजह से।
तो ये ऊर्जा हो चाहे कार्य हो चाहे ऊष्मा हो, तीनों का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और तीनों के मान भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये तीनों सूत्र है उसके अलग अलग। तो वीडियो पॉज करके ये बातें आप नोट करो, इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं जूल के तापन के नियम। ठीक है भाई, किया नोट। तो अब अपन बात करते हैं जूल के तापन नियम के। कोई प्रतिरोध है, विशुद्ध प्रतिरोध है या कोई सा भी प्रतिरोध है, उसमें उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा के मान को बताने के लिए जूल ने 3 नियम दिए थे, जिन्हें अपन बोलते हैं जूल के तापन नियम। तो बहुत ही आसान से नियम है, यदि आपको ये तीनों सूत्र याद है तो नियम आप आसानी से वो बता सकते हो। लेकिन अलग से कोई प्रश्न आ जाए इसके ऊपर, तो इसलिए मैं अलग से इस टॉपिक को ले रहा हूं। जूल के तापन के नियम। जूल नाम का वैज्ञानिक था, जैसा कि आपको दिख गया होगा कि ऊष्मा हो चाहे ऊर्जा हो चाहे कार्य हो, सभी का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। तो जूल नाम का वैज्ञानिक था, और इसी वैज्ञानिक के सम्मान में इसका जो ऐसा ही मात्रक इन तीनों का, उसका नाम क्या रखा गया, जूल रखा गया है। तो देखो, जूल का तापन नियम बनाने के लिए आपको इस सूत्र की आवश्यकता होगी। H बराबर होता है I²RT। बाकी सूत्र को अपन काम में नहीं लेंगे, केवल इस सूत्र के आधार पर जूल ने 3 नियम दिए हैं, जिन्हें अपन बोलते हैं जूल के तापन नियम। तो देखो भाई, पहला नियम क्या है, समझना ध्यान से। यदि मैं इस सूत्र के अंदर R और T इन दोनों को कांस्टेंट कर दूं, स्थिर कर दूं, और विद्युत धारा का मान घटाऊं बढ़ाऊं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इन दोनों को जब स्थिर कर दिया जाता है तो H समानुपाती हो जाता है I² के। I का मान आप घटाओगे बढ़ाओगे तो उसी के हिसाब से ये जो उत्पन्न ऊष्मा है इसका मान भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो देखो भाई, जूल का जो तापन नियम है उसमें पहली बात ये बताई गई है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो हम ये कह सकते हैं भाई, अर्थात H इज प्रोपोर्शनल टू I²। ये आपका समीकरण 1 भी कह सकते हो आप इसको, या जूल का पहला नियम भी बोल सकते हो। तो जूल का तापन नियम का पहला नियम क्या है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि स्क्वायर के समानुपाती होगा। ठीक है, दूसरा नियम निकालते हैं। तो भाई देखो, इस बार आपको कांस्टेंट करना है I² और T को। यदि I² और T को आप स्थिर कर दो, R का मान घटाओ बढ़ाओ, तो उस कंडीशन में H इज प्रोपोर्शनल टू होता है R, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, और प्रतिरोध का मान घटाएंगे तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी क्या होगा, कम होगा। तो जूल का तापन नियम का दूसरा नियम क्या बताएंगे अपन कि किसी प्रतिरोध
में उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोध तार के प्रतिरोध R के समानुपाती होता है अर्थात आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि H इज प्रोपोर्शनल टू R। ये हो गया समीकरण 2। H इज प्रोपोर्शनल टू R, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान किसके समानुपाती है, प्रतिरोध तार के प्रतिरोध के समानुपाती है। ठीक है, तीसरा नियम और बना लो इसी तरीके से। तो इस बार आपको क्या करना है कि I और R इन दोनों को कांस्टेंट करना, समय का मान घटाना बढ़ाना है। तो समय का मान बढ़ाओगे तो क्या होगा, देखो H इज प्रोपोर्शनल टू होगा टू T। समय का मान बढ़ाओगे तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा और समय का मान घटाओगे तो उत्पन्न ऊष्मा का मान भी क्या होगा, घटेगा। तो किसी भी चालक तार के अंदर उत्पन्न ऊष्मा का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समय के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। वर्ग के समानुपाती केवल किसके है, विद्युत धारा के। ठीक है, तो तीसरा नियम क्या लिखेंगे, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोध तार लिख देता हूं, प्रतिरोध तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समय के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है अर्थात H इज प्रोपोर्शनल टू T। तो ये जूल के तापन नियम है, तीनों नियम है, ये तीनों को मिलाकर के जूल के तापन नियम बोला जाता है। तो ये केवल इसी सूत्र के आधार पर दिए, बाकी के 2 सूत्र है ना वो यहाँ पर आप काम ही नहीं लोगे। जूल ने जो नियम दिए तीनों वो इस सूत्र के आधार पर बने हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है, यानी कि जो विद्युत धारा उसका आपको क्या करना, वर्ग करना, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, दूसरा नियम R के आधार पर बनाया, तो किसी प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा का मान तार के प्रतिरोध यानी कि R के क्या है, समानुपाती। और तीसरा क्या है, किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोध तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समय के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि जितनी देर तक विद्युत धारा अपन प्रवाहित कर रहे हो उसके भी समानुपाती है। तो H इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T हो गया। तो ये नियम उतार लो, इंपॉर्टेंट है नियम, अलग से ये पूछे जा सकते हैं जूल के जो तापन नियम है वो। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो और मैं सवाल के साथ लौटूंगा वापस। तो अब देखो आप कि जो सूत्र अपन ने अभी बनाए हैं ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए, उन सूत्रों के आधार पर कुछ सवाल अपन करेंगे।
तो जिसे एक सवाल ये है आपके सामने, ये सवाल 2018 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। 2018 के अंदर बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। तो देखो ये प्रश्न क्या है कि 15 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली को 12 वोल्ट के संचायक सेल से जोड़ते हैं। इसमें 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि क्या क्या आपको दे दिया है इसने। देखो भाई 15 ओम ये नाइक्रोम की जो कुंडली है उसका प्रतिरोध है। प्रतिरोध ओम देखते ही समझ जाओ भाई ये क्या चीज है, प्रतिरोध है। आर 25 ओम। 12 वोल्ट के संचायक सेल या बैटरी से जोड़ते हैं। जितने वोल्ट का सेल या बैटरी होता है विभवांतर किसके बराबर होता है, उसी के बराबर होता है ना। तो हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब इस प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा। तो यहां पर मैं ले लेता हूं विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट। ठीक है। इसके बाद में आपको समय भी इसने दिया है, समय t इसने दे दिया आपको 15 मिनट। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो देखो भाई कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर, H को ज्ञात करने के हमारे पास में 3 सूत्र है। देखो कौन कौन से सूत्र है। H बराबर होता है VIT, H बराबर होता है I² RT और H बराबर होता है V² बटा R गुणा T। बोलो कौन सा सूत्र लगाएं इसमें, हमें H ज्ञात करना है। हमारे पास में प्रतिरोध और विभवांतर, प्रतिरोध और विभवांतर टाइम तो दिया हुआ ही। तो ये नीचे वाला सूत्र अपन क्या करेंगे, यहाँ पर काम में लेंगे तो अपना सूत्र आ जाएगा V² बटा R गुणा T। ठीक है। अब देखो भाई मैं आपको एक बात कह रहा हूं समझना, उत्पन्न ऊष्मा को हम जूल में ज्ञात करना चाहते हैं क्योंकि जूल ऊष्मा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक है। तो ये जो भी मान है ना सूत्र में, V है, R है, T है, ये सब हमें SI मात्रक में ही रखने होंगे। तो देखो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता हमें दिया हुआ है। R यानी कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, इसी में हमें दिया है। ये टाइम है ना, इस टाइम का SI मात्रक सेकंड होता है। तो इस टाइम को आप जरूर चेक कर लेना। ये कई बार आपको घंटे में भी दिया हो सकता है, कई बार मिनट में दिया हो सकता है, कई बार सेकंड में दिया हो सकता है। तो टाइम का अंतरराष्ट्रीय मात्रक सेकंड होता है। किसी भी मात्रक में आपको दिया हो पहले टाइम को देख लो, वो सेकंड में होना चाहिए। तो इसको सेकंड में चेंज कर ले। तो देखो भाई 15 मिनट है, इस 15 मिनट को यदि मैं 60 से गुणा कर लेता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भी, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, मान रख सकते हैं सारे। तो देखो मैं यहां पर रख देता हूं, चलो यहीं रख देते हैं। V² करना अभी, V का मान देखो कितना आपके पास में 12, तो V का स्क्वायर करना है ना, तो 12 गुणा 12 करना भाई, V का स्क्वायर 12 गुणा 12 बटा R। R का मान देखो कितना है, 25 है, तो मैंने नीचे रखा 25 गुणा T। T का मान कितना है 15 गुणा 60। ठीक है। अब देखो क्या करें क्या नहीं करें, तो कुछ ऑप्शन है जो देख लो आप। मैं काट लेता हूं पहले इनको, है ना। एक तो ये कट जाएगा 5 से, 5 के 25 और 5 दिया 15, ये 5 है, 60 से काट लेते हैं इसको। काटो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 12। ठीक है भाई।
तो देखो हमारे पास में है अब 12 गुणा 12 पहले 3 ले लेता हूँ, चलो 3 गुणा 12। तो देखो 12 को 12 से गुणा करते हैं तो 144 आता है, गुणा 3 गुणा 12। तो एक काम कर लेते हैं, पहले 12 को 144 से ही गुणा कर लेते हैं। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 के 8 हाथ से लग जाएंगे कितने 4। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 48, 48 और 4 कितने होते हैं 52 के 2 हाथ से लग गया 5। 12 कम 12 और 5 17 गुणा 3। भाई मैंने 12 को 144 से गुणा किया इस समय। 48 के 8 हाथ से लग गया 4, चौक 48 और 4 52 के 2 हाथ से लग गया 5। 12 कम 12 और 5 17, ठीक है। इसको और गुणा कर लेते हैं। तो देखो 8 या 24 के 4 हाथ से लग गए 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 के 1 हाथ से लग गए 2, 3 एकम 3 और 2 5 जूल। तो अपने पास में आ गया 5184 जूल। तो अपन लिख दें कि अतः उत्पन्न ऊष्मा H बराबर 5184 जूल। सारे मान SI मात्रक में रखे थे, तो ये ऊष्मा भी हमें SI मात्रक में मिलेगी, तो 5184 जूल। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। अब देखो दूसरा प्रश्न आपके सामने। 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है। विद्युत स्त्री का मतलब समझते हो ना, प्रेस। तो वो 5 एम्पियर की विद्युत धारा ले रही है भाई। तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान हमें क्या करना, ज्ञात करना है। तो पहले ये देख लो क्या क्या दे दिया आपको। तो देखो हल अपन इसको करना चाहते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या इसने दिया है। तो पहले तो अपन लिख लेते हैं प्रतिरोध दे दिया एक तो हमें, प्रतिरोध R का मान हमें दिया है 20 ओम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया किया। इसके बाद में क्या दिया इन्होंने, विद्युत धारा I का मान हमें दिया इसने 5 एम्पियर। ठीक है। इसके अलावा समय भी इन्होंने हमें दिया, समय कितना दिया है भाई 30 सेकंड। ये चीजें हमें दी है और हमें ज्ञात करना है ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। H का मान हमें क्या करना, ज्ञात करना है। तो देखो भाई पहले तो सूत्र का चुनाव करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएं इसके लिए। तो देखो हमारे पास में H को ज्ञात करने के लिए सूत्र H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT और H बराबर होता है V स्क्वायर बटा R गुणा T। देखो कौन सा सूत्र काम में लेना चाहिए। देखो हमारे पास में R है और I है, T है, IRT, IRT मतलब ये सूत्र अपन काम में ले सकते हैं। इसमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये काम में नहीं ले सकते आप। क्यों, हमें V का मान ध्यान नहीं है। ये भी आप काम में नहीं ले सकते, क्यों, हमें V का मान ध्यान नहीं है। ठीक है, तो हमें कौन सा सूत्र काम में लेना, ये वाला। तो हम सूत्र लगा लेते हैं अभी। H बराबर होता है I स्क्वायर RT। तो बराबर
आई का मान देखते हैं 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर का क्या करना है, स्क्वायर करना। आई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणा आर का मान कहाँ है 20 गुणा टी का मान देखो, टी का मान देखो 30 सेकेंड। यहां नहीं बदला ना, क्योंकि ये 30 सेकेंड में दिया हमें पहले से। यदि ये एसआई में नहीं होता ना तो इसको अपन एसआई में कन्वर्ट करते, लेकिन ये पहले से ही 30 सेकेंड में है, सेकेंड में एसआई मात्रक में, इसलिए कोई जरूरत नहीं है आगे करने की। चलो 5 को 5 से गुणा किया 25, बहुत बढ़िया हुआ। अब क्या करें भाई, दोनों को गुणा कर लें आपस में, तो ये हो जाएंगे 600, 3 दूनी 600। आगे देखो 25 को 6 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100 होते हैं, 25 पंजे 125 होता है, 25 छंगे 150 होते हैं, यानी 6 को और 25 को गुणा करेंगे तो 150 आएगा। 2 0 इसके ऐसे कैसे लगा दिए। किस में आएगा भाई ये मान, जूल में, क्योंकि हमने क्या ज्ञात किया, ऊष्मा। ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल। तो अपन लिख दें कि अतः उत्पन्न ऊष्मा बराबर 15,000 जूल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो पॉज करके आप ये सवाल भी नोट करो। एक सवाल और करवाएंगे तो उसी सवाल के साथ वापस लौटते हैं, आप नोट करो। तो अब अपन तीसरा सवाल ले रहे हैं भाई। तीसरा सवाल देखो आपके सामने क्या है, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर प्रवाहित विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है। 7 सेकंड में बल्ब के तंतु से उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप ये देख लो कि क्या क्या आपको दे दिया इसने। देखो 220 वोल्ट के स्रोत से बल्ब को जोड़ा गया है। विद्युत का स्रोत जितने वोल्ट का है विभवांतर उतना ही होगा, ठीक है ना। तो आप तो वोल्ट देख करके पकड़ लिया करो भाई ये विभवांतर है, तो विभवांतर का मान कितना है, V बराबर 220 वोल्ट। इसके बाद में देखो आगे प्रवाहित विद्युत धारा का मान दिया 0.5 एम्पियर। आप तो एम्पियर देख के समझ जाया करो भाई ये विद्युत धारा है। तो यहां ले लेता हूं मैं प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर हमें दिया इन्होंने 0.5 एम्पियर, ठीक है। समय भी दे दिया भाई, समय कितना है 7 सेकंड। ध्यान रखना समय को चेक कर लेना ये सेकंड में है या नहीं है, यदि नहीं है तो इसको सेकंड में चेंज कर लेना, ठीक है। हमें ज्ञात करना है H का मान, ऊष्मा का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऊष्मा को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र कौन कौन से हैं, हमारे पास में सूत्र है H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT और H बराबर V स्क्वायर बटा R गुणा T। कौन सा सूत्र काम में ले, देखो हमारे पास में V और I है, V और I सूत्र में है, T तो है ही सभी में। तो हम पहला नंबर का सूत्र काम में ले लेते हैं। अब तो H बराबर VIT बराबर V का मान 220 गुणा I का मान 0.5 एम्पियर गुणा टाइम, टाइम कितना है, टाइम 7 सेकंड, ठीक है। हाँ तो भाई अब कर लो गुणा। तो पहले मैं इसको ही गुणा कर लेता हूँ, पॉइंट भी हट जाएगा खुद ब खुद। 0, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लग जाएगा 1।
5 दूनी 10 और 1 11। यहां लग जाएगा एक संख्या के बाद में पॉइंट, भाई एक संख्या के बाद में पॉइंट, यहां भी पॉइंट, गुणा 7। ठीक है, तो देखो क्या आने वाला मान, भाई ये तो हटाओ, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां से देखो 0.77 जूल, क्योंकि हमने ऊष्मा ज्ञात की है, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो अपन लिख देंगे कि अतः उत्पन्न ऊष्मा H बराबर 770 जूल। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, कर लिया नोट आपने। अब 3 सवाल मैंने करवाए थे, 3 आपको भी करने हैं। तो जाते जाते अभी मैं 3 सवाल आपको और देख करके जाऊंगा, तो उनके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। आज जैसा कि अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, ऐसे एक प्रभाव और है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।